नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको यहाँ पर पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। यहाँ पर हम आज के वीडियो में क्रिया और उसके भेद के बारे में बात करेंगे। क्रिया को लेकर हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादातर जो क्रिया के भेद होते हैं वहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहचानने के लिए आता है कि यहाँ पर कौन सी क्रिया है, क्रिया का कौन सा रूप यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो पूरी जानकारी हम आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। हिंदी की सीरीज को हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। हिंदी के कुछ टॉपिक हमने पहले कवर किए हैं, जिसमें हमने जो हिंदी भाषा का विकास है उसको प्रॉपर कवर किया है। हमने वर्णमाला को प्रॉपर तरीके से कवर हम कर चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, इसके अलावा संधि विच्छेद भी हम कवर कर चुके हैं। हिंदी के हमारी जो सीरीज शुरू होनी थी, जिसमें आपका पूरा जो सिलेबस है सभी टॉपिक्स का रिवीजन और प्रैक्टिस एक साथ होती, वो सीरीज अभी आपकी कुछ दिनों में शुरू होगी, क्योंकि हिंदी के हमारे कुछ टॉपिक बचे हैं, आधे हम कर चुके हैं। क्रिया, इसके अलावा कारक, विशेषण, इनको कवर करने के बाद हम उस सीरीज को यहाँ पे शुरू करेंगे। तो कुछ टॉपिक बचे हैं, पहले इनको कवर कर लेते हैं और फिर हम हिंदी की उस सीरीज को जल्द ही शुरू करेंगे, जैसे ही हमारे ये टॉपिक्स खत्म होते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्रिया और उसके भेद के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल टू द पॉइंट, जिससे आपको क्रिया पहचानने में भी मदद हो और क्रिया का जो ये टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्रिया की डेफिनेशन को जान लेते हैं। क्रिया होती क्या है? देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना या किसी घटना के घटित होने का हमें ज्ञान होता है, उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो भी काम हो रहा होगा उसे ही क्रिया कहते हैं। आपको जिस शब्द से ये पता चले कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे खाना, तो खाना शब्द से आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पर खाने की क्रिया हो रही है। पीना, इससे पता चलता है पीने की क्रिया हो रही है। पढ़ना, इससे पता चलता है कि पढ़ने की क्रिया हो रही है। ठीक है, सोना, सोने की क्रिया हो रही है। तो जिस शब्द से हमें यह पता चल जाए कि यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, अब वो क्या होगी, वो क्रिया होती है। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन थी। दूसरा, मैं आपको यह भी बताते हुए चलूंगा कहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। यहां से अभी उतने प्रश्न नहीं आते, लेकिन ये बेसिक है, आपको क्लियर करते हुए चलना है। एक और टर्म है यहां पर धातु। धातु क्या होता है? क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। किसी भी क्रिया का जो मूल अंश होता है, अगर हम बात करें इंग्लिश में तो रूट वर्ड, उसे कहते हैं धातु। ठीक है, आपको यहां से क्वेश्चन बनता है कि आपको एक शब्द दे देगा, जैसे आपको पढ़ना दे देगा, बताइए इसमें धातु क्या है। इस तरीके से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो किसी भी क्रिया का जो मूल अंश होता है उसे धातु कहते हैं। धातु में ही प्रत्यय लगाकर क्रिया का रूप यहां पर बनाया जाता है। जैसे पढ़ना है, ठीक है, तो इसमें से अगर हम प्रत्यय को हटा दे तो आपका क्या बचेगा? पढ़ बचेगा। यही इसकी धातु है। ठीक है, तो धातु क्या होती है? किसी भी क्रिया का जो मूल रूप होता है, रूट वर्ड होता है, उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी कि जो पढ़ है ये क्या है? ये एक धातु है। अब इसी से हम अलग अलग क्रिया बना सकते हैं। जैसे पढ़ से आपका पढ़ना बनता है, पढ़वाना बनता है, पढ़ बनता है, पढ़ा बनता है। ये सारे धातु, ये सारे जो क्रिया बनी आपकी किससे बनी है? पढ़ से बनी है। ठीक है, जैसे एक धातु है लिख, इसी से बनता है आपका लिखना, लिखवाना, है ना। ये सारे किससे बनते हैं? सिर्फ एक धातु लिख से बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो धातु होते हैं ये किसी भी क्रिया के मूल होते हैं, इसीलिए धातु को क्रिया मूल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको दे देगा, बताइए रहना में क्रिया मूल क्या है। तो क्रिया मूल यानी कि धातु पूछ रहा है, तो यहां पर आप क्या करेंगे? जो ना प्रत्यय है, आमतौर पर धातु की पहचान यही होती है कि आपको जो शब्द दिया है या तो आप उसमें से प्रत्यय हटाकर देखें, ठीक है, और अगर प्रत्यय नहीं लगा है वहां पर तो प्रत्यय लगा कर देखें। अगर वो क्रिया बनती है तो यानी कि वो धातु है। यहां पर रहना, प्रत्यय लगा हुआ है, हम प्रत्यय हटाकर देखेंगे तो रह बनेगा। तो रह क्या है? यहां पर धातु है, यानी क्रिया मूल है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहां पर जो अगली चीज आपको याद रखनी है, जो आपको समझनी है, धातु के भेद। धातु के भेद से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको बेसिक के लिए जानना है। ठीक है, एक होता है मूल धातु।
वे स्वतंत्र होती हैं और किसी भी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती हैं। ऐसी धातु को मूल धातु कहते हैं। जैसे जा, खा, पी, रहे, ये सब क्या हैं? मूल धातु हैं। जैसे अगर हम कोई वाक्य करें कि वह खा रहा है, तो यहां पर खाने की क्रिया हो रही है, लेकिन हमने किसका इस्तेमाल किया है? मूल धातु का इस्तेमाल किया है। जो मूल धातु से क्रिया बनेंगी वो मूल क्रिया कहलाएंगी, जो यौगिक धातु से बनेंगी वो यौगिक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, यौगिक क्रिया के भाग आपसे पूछे जाते हैं कि इसी के जो अलग अलग भेद होते हैं, जिसमें आपकी नाम धातु क्रिया आती है, पूर्वकालिक क्रिया आती है, प्रेरणात्मक क्रिया आती है, वो सब यौगिक क्रिया का ही हिस्सा होती हैं जो यौगिक धातु से बनती हैं। ठीक है, तो मूल धातु जो स्वतंत्र होती है और किसी भी शब्द पर निर्भर नहीं है, जैसे जा, खा, पी, रह आदि आदि। ठीक है, दूसरी होती है यौगिक धातु। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, कई धातुओं को संयुक्त करके या संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर जो धातु बनाई जाती है उनको यौगिक धातु कहते हैं, और यौगिक धातु से जो क्रिया बनाई जाती है उनको यौगिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक है, इसको आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से मूल धातु कौन है और यौगिक धातु कौन है, तो आप पहचान जाएंगे। जो स्वतंत्र है, जिसपे आपने कोई प्रत्यय नहीं लगा रखा, कोई अलग चीज नहीं है, वो आपकी मूल धातु है। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर क्रिया के भेदों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम जो क्रिया के भेद है वो सभी आपके यौगिक क्रिया के भेद होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, उन सभी के बारे में बात करेंगे। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि बताइए क्रिया के कितने भेद होते हैं, आपसे क्रिया के जो भेद हैं उनसे रिलेटेड पूछा जाता है कि बताइए यहां पर क्रिया का कौन सा भेद इस्तेमाल हुआ है या ये कौन सी क्रिया है। तो क्रिया इंपॉर्टेंट हैं जो उनको हम यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद आपको याद रखने हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होती है अकर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक क्रिया। बहुत जल्दी और बहुत आसान भाषा में मैं आपको यह समझाता हूं। देखिए, अकर्मक क्रिया क्या होती है? देखिए, किसी भी सेंटेंस के अंदर बेसिक तीन चीजें होती हैं। एक होता है कर्ता, ठीक है, एक होता है कर्म और एक होती है क्रिया। ठीक है, तो किसी भी शब्द में ये तीन चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, कर्ता यानी काम को करने वाला, ठीक है, जो कार्य को कर रहा है वो, क्रिया जो काम हो रहा है, और कर्म यानी जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। तो अकर्मक क्रिया कहां पर होती है? जहां पर क्रिया को कर्ता करता है लेकिन फल भी कर्ता पर पड़ता है, यहां पर कर्म नहीं होता है। अकर्मक यानी कि कर्म के बिना। जैसे आप एग्जाम्पल अगर देखें, कृष्ण हंसता है, यहां पर अगर हम देखेंगे कि क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है हंसने की। कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहा है, लेकिन हंसने का जो प्रभाव पड़ रहा है वो भी कृष्ण पर ही पड़ रहा है। तो ऐसी क्रिया जहां पर आपका कर्म नहीं होता है वहां पर आपकी कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जहां पर कर्म होता है, क्रिया का जो फल होता है, यानी कि जो भी काम वहां पर हो रहा है, अगर आपको यह भी नहीं देखना कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है, मत देखिए, आप सिर्फ ये देखिए कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, और उसका जो इफेक्ट है वो किस पर पड़ रहा है। जैसे यहां पर हमने देखा काम हंसने का हो रहा है, हंसने का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? तो ये जो काम कर रहा है, जो हंस रहा है, उसी पर पड़ रहा है। तो अगर उसी पर फर्क पड़े तो वो अकर्मक क्रिया। जहां पर क्रिया का फल कर्म पर पड़े, जैसे यहां पर देखिए, राम फल खाता है, क्रिया क्या हो रही है? खाने की क्रिया हो रही है। इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? इसका इफेक्ट कर्ता पे नहीं पड़ रहा है, इसका इफेक्ट कर्म पर पड़ रहा है, फल पर पड़ रहा है। तो ये हमारा सकर्मक क्रिया होगी। बेसिक डेफिनेशन, जहां पर क्रिया का जो इफेक्ट है वो कर्ता पर पड़े वो अकर्मक, जहां पर क्रिया का इफेक्ट कर्म पर पड़े वो सकर्मक। ठीक है, ये बेसिक है, आपको याद रखना है। पहचान कैसे होती है? जब भी आपको ऐसा एग्जाम में दे दिया जाए कि बताइए इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक है कि सकर्मक है, आपको दो प्रश्न करने होते हैं, क्या और किसको। ठीक है, अगर जवाब आ जाए यानी कि वहां पर कर्म उपस्थित है, अगर जवाब मिल जाए तो क्या होगी? सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म वहां पर है। अगर जवाब नहीं आता है तो वो क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। जैसे यहां पर है कृष्ण हंसता है, हमने प्रश्न करा क्या हंसता है, तो कोई जवाब हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, किसको हंसता है, हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो जवाब नहीं मिला तो ये क्या है? ये आपके अकर्मक क्रिया है।
यहां पर प्रश्न करते हैं, राम फल खाता है, क्या खाता है? तुरंत जवाब मिलेगा फल खाता है। तो ये क्या है? हमारी सकर्मक क्रिया। दूसरा प्रश्न करते हैं, राम किसको खाता है? तो जवाब मिलेगा फल को खाता है। तो यहां पर हमें जवाब मिल रहा है, जहां पर आंसर मिल जाएगा वो सकर्मक, जहां पर ना मिले वो अकर्मक। ठीक है, बस आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, बाकी आप आसानी से पहचान जाएंगे। दूसरी चीज, आपको कई बार एग्जाम में सेंटेंस नहीं देगा, आपको केवल एक शब्द दे देगा और बताएगा, पूछेगा आपसे बताइए इसमें कौन सी क्रिया है। ठीक है, जैसे कि आपको शब्द दे देगा पढ़ना, पूछेगा बताइए पढ़ना सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप कैसे सवाल करेंगे? सवाल आप कर सकते हैं जैसे कि आप डायरेक्ट पूछेंगे क्या पढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ वो पढ़ रहा होगा, है ना। अगर पढ़ना क्रिया है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वो जरूर पढ़ रहा होगा। आपको जवाब मिल जाएगा कि वो किताब पढ़ रहा है या क्या पढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको क्रिया दे दे रोना, यहां पर अगर आप पूछें क्या रो रहा है, तो इसका कोई जवाब नहीं आएगा। तो रोना क्या होता है? ऐसी क्रियाएं ये आपकी अकर्मक होंगी, ये आपकी सकर्मक होगी। ठीक है, अब हम यहां पर क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण भागों को देखेंगे। और एक और चीज हमने ऊपर पढ़ा अकर्मक और सकर्मक। यह जो सकर्मक है ये भी दो प्रकार की होती है, यानी कि जहां पर कर्म होता है। जिन वाक्यों में एक कर्म होता है उसे हम कहते हैं एक कर्मक क्रिया, और जहां पर दो कर्म होते हैं उन्हें द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। ज्यादा यहां से नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको अकर्मक सकर्मक याद रखना है। अब हम क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण भेद हैं, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि बताइए नाम धातु क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नाम बोधक क्रिया क्या होती हैं। इनके बारे में हम यहां पर जानेंगे। देखिए, नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया परिभाषा पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका कोई शब्द है जो संज्ञा है, उससे जो क्रिया बनती है उसी हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इनसे जो क्रिया बनती है उन क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बताना, चकराना, हथियाना, ललचाना। ठीक है, ये शब्द क्या है? ये सभी के सभी आपके नाम धातु क्रिया हैं। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए हथियाना किस प्रकार की क्रिया है, तो आप बताएंगे नाम धातु क्रिया। पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सी क्रिया है? तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमने बात करी कि एक शब्द है बात। ठीक है, बात क्या है? संज्ञा है, एक शब्द है ये। ठीक है, इसी से मिलकर बना है ना बताना, है ना। जैसे शब्द है चक्कर, ठीक है, इसी से मिलकर बना है, इसी से बना है चकराना। तो ये आपको पहचानना है कि ये किस से बना होगा। जैसे हथियाना, हथियाना का अर्थ होता है कि सारी चीजें आपने हड़प ली, अपने हाथ में ले ली। तो हथियाना किससे बना है? हाथ से। हाथ क्या है? संज्ञा है, तो हाथ से बना है हथियाना। तो आपको उसका मूल पहचानना होगा कि ये शब्द आखिर किससे बना है। अगर वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बना है, यानी कि वो नाम धातु क्रिया है। जैसे एक शब्द होता है शर्म, शर्म से बन जाएगा शर्माना। ठीक है, तो शर्माना क्या है? यहां पर नाम धातु क्रिया है। लालच, आप जानते हैं ललचाना जो ये शब्द है, कोई भी बता देगा देखकर कि जो ये ललचाना शब्द है ये लालच से बना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका नाम धातु क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसका बेसिक पहचानना है कि ये बना किससे है। आप आसानी से बता देंगे कि ये क्या है? नाम धातु क्रिया है। चलिए, नेक्स्ट है यहां पर दूसरी जो इंपॉर्टेंट क्रिया है जहां से पूछा जाता है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिस क्रिया शब्द से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नाम से पता चल रहा है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि जो कर्ता होगा, जो मेन आदमी होगा, वो खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम को करवाएगा। ठीक है, जैसे राम ने श्याम से खाना बनवाया। यहां पर आपके जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वहां पर आपके दो कर्ता होते हैं। कितने कर्ता होते हैं? दो। एक होता है प्रेरक कर्ता, एक होता है प्रेरित कर्ता। ठीक है, प्रेरक कर्ता वो होता है जो प्रेरित करेगा। जैसे यहां पर क्या है? राम, राम ने प्रेरित किया श्याम को। ठीक है, तो राम क्या होगा? प्रेरक कर्ता। प्रेरित कौन हुआ है? श्याम हुआ है, तो श्याम को कहेंगे प्रेरित कर्ता। ठीक है, तो राम ने श्याम से खाना बनवाया, तो बनवाने का काम हो रहा है, उसने खुद काम नहीं करा, उसने किसी और से करवाया। तो यहां पर ये बनवाया,
या मंगवाया, जैसे मंगाना शब्द है, ठीक है। तो ये मंगाने का कार्य किसने किया, जैसे मैंने खुद ने किया। लेकिन अगर मंगाने से हमने बना दिया मंगवाना, यानी कि ये शब्द, ये काम जो हमने खुद नहीं मंगवाया, ये हमने खुद नहीं मंगाया, ये हमने किसी और से मंगवाया है। तो ऐसे शब्द बनवाया, मंगवाया, है ना। जैसे कि एक और है कि हमने पंडित से पूजा करवाई, तो यहां पर हमने काम खुद नहीं किया, हमने किसी दूसरे व्यक्ति से उस काम को करवाया। तो ऐसी क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होगी, आपको बेसिक क्रिया पहचाननी है। जैसा मैंने ऊपर कहा, आपने क्रिया पहचान ली, यहां पर काम क्या हो रहा है, बनाने का काम हो रहा है। अब आप क्रिया को देखिए, तो बनवाया यानी कि उसने खुद नहीं करा, उसने किसी और से बनवाया। तो बनवाया यहां पर कैसी क्रिया है, यहां पर ये प्रेरणार्थक क्रिया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछा जाता है इसी प्रकार के प्रश्न। जैसे कि हमने क्वेश्चन देखा कि हमने पंडित से पूजा करवाई, तो हमने पूजा क्या करवाई, पंडित से करवाई। तो करवाई क्या होगा यहां पर, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो पहचान जाएंगे नाम से ही। तीसरी जो इंपॉर्टेंट क्रिया होती है, ये होती है अनुकरणात्मक क्रिया। आपको डायरेक्ट सेंटेंस दे देगा और पूछेगा बताइए इनमें से अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए पहले की क्रिया होती क्या है। देखिए, किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जो किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनती है उसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, भौंकना। भौंकना किस पर बनी है, जो कुत्ते का भौं भौं करता है कुत्ता, उसके ऊपर बना है ये भौंकना क्रिया। काम हो रहा है भौंकने का, तो किसी आवाज पर बना है ये शब्द। टरटराना किसी आवाज पर बना है। खटखटाना ये भी किसी आवाज पर बनी है क्रिया, है ना। अगर किसी दरवाजे में या अगर किसी शब्द के अंदर, सेंटेंस के अंदर कोई काम आ जाए, जैसे कि वह दरवाजा खटखटा रहा है, ठीक है, तो क्या है यहां पर, ये आपकी अनुकरणात्मक क्रिया है, क्योंकि काम हो रहा है खटखटाने का, उसी से बनी है खटखटाना, खनखनाना, ठीक है, भौंकना, टरटराना। तो जो आवाजों से मिलकर बनी होती है, आवाजों के आधार पर क्रिया बनती है, उसे हम कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है। जैसे मिमियाना, ये भी क्या है, आवाज के ऊपर बनी है, ठीक है। चहकाना आवाज के ऊपर बनी है। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। अगला है हमारा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, देखिए, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायता करती है सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की यहां पर बात हो रही है। किसी भी वाक्य में आपकी दो प्रमुख क्रियाएं हो सकती हैं, दो क्रियाएं, एक होती है आपकी मुख्य क्रिया और एक होती है सहायक क्रिया, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, वे हंस रहे थे। यहां पर मेन काम क्या हो रहा है, आपको क्रिया मिल जाएगी, क्रिया मिल जाएगी तो आपको कर्ता भी मिल जाएगा, कर्म भी मिल जाएगा और सहायक क्रिया भी मिल जाएगी। मेन काम हो रहा है हंसने का, है ना, वे हंस रहे थे, तो हंस क्या है यहां पर, मुख्य क्रिया है। बाकी का जो ये आपका बचा, जिसने उसको और स्पष्ट करा, क्योंकि अगर हम यहीं पर वाक्य को अधूरा छोड़ दें कि वे हंस, तो अधूरा रहेगा। हमने पीछे सहायक क्रिया जोड़ दी, रहे थे, ठीक है। राम फल खा, यहां पर खाने की क्रिया हो रही है, रहा था। मोहन काम करने की क्रिया हो रही है, यहां पर किसकी क्रिया हो रही है, करने की क्रिया, तो रहा था। ये सारी क्या है आपकी, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, सहायक क्रिया हैं, ठीक है। बस आपको क्या पहचानना है, आपको मेन बस ये प्रश्न करना है, इस वाक्य में क्या काम हो रहा है। जैसे वह पत्र लिख रही है, यहां पर क्या काम हो रहा है, आप बताएंगे लिखने का काम हो रहा है, ठीक है। तो लिख तो हमारी क्या है, मुख्य क्रिया, और जो इसके साथ बचा ये हमारी सहायक क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, और इसको लेकर बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए यह जो वाक्य है कौन सी क्रिया है, या इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। देखिए, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना शुरू करता है, तब जो पहली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर किसी वाक्य में दो काम हो रहे हों, ठीक है, एक के बाद एक, कि किसी व्यक्ति ने एक काम को खत्म किया और तुरंत दूसरा काम शुरू कर दिया उसी वाक्य में, तो जो पहला वाला काम था, जो पहली वाली क्रिया थी, उसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, राम भोजन करके सो गया।
पहली क्रिया क्या है यहाँ पर, एक क्रिया है भोजन करने की क्रिया, ठीक है। पहला काम क्या हुआ, भोजन करने का काम हुआ, और दूसरा काम हुआ सोने का काम हुआ। दो क्रिया हुई, वह भोजन करके सो गया। तो जो भोजन करने का काम हुआ ये पहले हुआ, उसके बाद ही तो वो सोया। तो भोजन करने की जो क्रिया है ये आपका क्या होगा, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। आपको डायरेक्ट एक प्रश्न दे देता और पूछता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो आप बताएंगे जो भोजन करके है ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। तो यहीं से आपको प्रश्न बनता है, आपको ध्यान रखना है। पूर्वकालिक क्रिया जब दो काम हो रहे हों, एक के बाद एक काम शुरू हो रहा हो, जो पहला वाला क्रिया होगी उसे ही हम पूर्वकालिक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रखना है। अगली है हमारी नाम बोधक क्रिया। देखिए जो ऊपर हमने पढ़ी वो थी नाम धातु क्रिया। जब हम क्रिया जो हमारी संज्ञा और विशेषण होती है उनसे क्रिया को बना देते हैं, उनको कहते हैं नाम धातु। यह है नाम बोधक क्रिया। ये कैसे बनती है, संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने से नाम धातु क्रिया बनती है, ठीक है। यानी कि जब हम संज्ञा और विशेषण के साथ कोई क्रिया जोड़ देते हैं तो जो हमारी क्रिया मिलकर बनती है उसे हम क्या कहते हैं, नाम बोधक क्रिया, ठीक है। वहां पर हम क्रिया नहीं जोड़ रहे थे, हम उन शब्दों से ही क्रिया को बना रहे थे, ठीक है। जैसे कि आप यहां पर देखिए लाठी मारना, लाठी मारना, अगर किसी शब्द में ये वाक्य के अंदर लाठी मारने का इस्तेमाल हो जाए, आप पहचान जाएंगे क्रिया कौन सी हो रही है, लाठी मारने का काम यहां पर हो रहा है। लाठी क्या है, संज्ञा है, मारना क्या है, क्रिया है। तो दोनों को मिलाकर ये क्रिया बनी है ना, लाठी मारना, संज्ञा और क्रिया को मिलाकर बनी है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका नाम बोधक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जैसे दूसरा है दुखी होना, इससे पता चलता है कि कार्य क्या हो रहा है, दुखी होने का काम यहां पर हो रहा है, ठीक है। दुखी क्या है, विशेषण है, होना क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो मिलकर बना है दुखी होना, विशेषण और क्रिया से मिलकर बना है, तो ये आपका नाम बोधक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण से डायरेक्ट क्रिया बना दें, जैसे हाथ से हथियाना, वो होगी नाम धातु क्रिया। अगर हम संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़ दें, जो बनेगी उसे कहेंगे नाम बोधक क्रिया, ठीक है। दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है और अंतिम है हमारी जो क्रिया जहां से प्रश्न बनते हैं, संयुक्त क्रिया। जब जहां दो या अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो क्रियाओं को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, जब हम एक बड़ी क्रिया बनाते हैं, दो, जैसे हमने यहां पर संज्ञा और सर्वनाम को मिलाया, ठीक है, संज्ञा और क्रिया को मिलाया, अगर हम दो क्रियाओं को आपस में मिला दें तो क्या बनेगा, हमारी बनती है संयुक्त क्रिया। जैसे राम पुस्तक पढ़ने लगा, ठीक है। तो पहला काम पढ़ने का हो रहा है और लगा यानी कि यहां पे लगने का काम भी हो रहा है, तो दो काम हो रहे हैं, ये हमारी क्या है, संयुक्त क्रिया है, ठीक है। जैसे कि तुम उससे वह बात कहला देना, ठीक है। तो कहला देना ये क्या है, कहला भी एक क्रिया है, कहलाने का काम हो रहा है, देना यानी देने का काम हो रहा है, दोनों को मिलकर बना है कहला देना, दोनों क्रिया हैं, तो ये होगी हमारी संयुक्त क्रिया। तो जहां पर दो क्रियाएं आपस में एक साथ आती हैं, दो से अधिक आती हैं, वहां पर आपका संयुक्त क्रिया होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा, हमने यहां पर क्रिया से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को यहां पर किया। पूरी कोशिश मैंने करी कि आपको मैं सरल भाषा में और आसान भाषा में इस टॉपिक को समझा सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है क्रिया को लेकर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी हमारी जो टॉपिक वाली सीरीज़ है हिंदी की, इसको ख़त्म कर देंगे, फिर हम आपकी हिंदी की एक प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका पूरा हिंदी का एक साथ रिवीजन होगा, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज के बाद, ठीक है। और साथ में आपकी चलेगी जो हिंदी साहित्य वाला पोर्शन है जिसमें हम राइटर वाइज उनको पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपका अच्छा सपोर्ट मिलेगा हिंदी की सीरीज को भी, क्योंकि काफ़ी समय से कमेंट थे हिंदी की सीरीज के लिए। तो अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिलता है सीरीज को, मैं कोशिश करूंगा इसको कंटिन्यू करने की, और इसको हमने दोबारा से शुरू किया है तो कोशिश करेंगे जल्दी से इसको ख़त्म करने की, अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ पर मिलता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।